Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में अर्दित रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्दित रोग को आधुनिक चिकित्सा में फेशियल पैरालिसिस माना गया है, उससे कोरिलेट किया गया है। और ये अर्दित रोग जो है ये वात व्याधि के अंतर्गत आता है। और वात व्याधि क्या होती हैं इसके बारे में मैंने डिटेल्ड लेक्चर बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप वात व्याधि के बारे में देख लेंगे पहले, तो आपको ये जो अर्दित रोग है ये और इजीली और आसानी से और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि अर्दित रोग क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग इसके परिचय और परिभाषा के बारे में देखेंगे और संदर्भ ग्रंथ के बारे में भी देखेंगे। ये किस प्रकार उत्पन्न होता है, क्या इसके कारण होते हैं, इसके बारे में हम लोग इसके निदान, संप्राप्ति और संप्राप्ति चक्र के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही साथ इसके लक्षण, तो इसके भेद भी होते हैं और उसके भेदानुसार लक्षणों के बारे में देखेंगे। इसके पूरे रूप क्या होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यह कितने प्रकार का होता है तो इसके बारे में हम लोग भेद के अंतर्गत देखेंगे। और साथ ही साथ इसकी चिकित्सा किस प्रकार की जाती है उसके बारे में भी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो फेशियल पैरालिसिस होती है इसमें चेहरे के एक तरफ का जो भाग होता है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, ठीक है। और ये फेशियल नर्व के कारण होता है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि आने के कारण से ऐसा होता है। इस वीडियो में हम लोग फेशियल पैरालिसिस का जो समस्त आयुर्वेदिक वर्णन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो का आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परिचय, ठीक है, क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो अर्दित जो है ये वात व्याधि की तरह एक प्रकार का जीर्ण रोग बताया गया है। इसमें मुख का आधा भाग विकृत हो जाता है, अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा। और आधुनिक मत के अनुसार फेशियल नर्व जो 7th क्रेनियल नर्व है इसकी विकृति से अर्दित रोग की उत्पत्ति मानी जाती है। अर्दित रोग एक चिरकारी रोग है, परंतु यदि प्रारंभिक अवस्था में ही इसकी चिकित्सा कर दी जाए तो इस व्याधि का शमन भी हो जाता है। जैसे ही ये स्टार्ट हो रही है उसी समय इसका अगर चिकित्सा कर दी जाए तो इसका शमन होता है। अर्दित में मुखार्थ में टेढ़ापन एवं वेदना होती है, ठीक है। मुख अर्थ मतलब आधा मुख टेढ़ा और उसमें वेदना होती है। आचार्य चरक की बात की जाए तो उन्होंने अर्दित को मुख के आधे भाग में अथवा शरीर के आधे भाग में होने वाला रोग बतलाया है, ठीक है। उन्होंने शरीर में आधे होने वाले रोग को भी अर्दित की श्रेणी में रखा है। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने अर्दित को केवल मुखार्ध होने वाला रोग माना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आचार्य चरक ने शरीर के आधे भाग को भी अर्दित बताया, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने अर्दित को केवल मुखार्ध में होने वाला रोग माना है। और आचार्य सुश्रुत का मत थोड़ा समीचीन प्रतीत होता भी है, क्योंकि इससे अर्दित और पक्षाघात में अंतर स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से देखा जाए तो अर्दित रोग की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के संक्रमण या अन्य कारणों से, अगर फेशियल नर्व की जो विकृति होती है उसके कारण होती है। और इसमें मुख का आधा भाग टेढ़ा हो जाता है, जिसे फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पैल्सी भी कहते हैं। हम लोग इसी के बारे में देखते हैं। अब अगर इसकी परिचय भाषा की बात की जाए, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, तो आयुर्वेद में अर्दित की डेफिनेशन श्लोक के माध्यम से दी गई कि अर्दयति पीड़यति इति अर्दिता, मतलब वह रोग जिसमें मुख के आधे भाग में टेढ़ापन और पीड़ा हो उसे अर्दित कहते हैं, ठीक है। वह रोग जिसमें मुख का आधे भाग में टेढ़ापन या पीड़ा हो उसे अर्दित कहते हैं। अर्दित को मुख आर्ध घात भी कहा जाता है, ये और नाम आ गया मुखार्ध घात। अब अगर कारणों की बात की जाए तो कारणों से पहले देख लेते हैं कि इसके संदर्भ ग्रंथ क्या हैं, इसका उल्लेख कहाँ कहाँ पे है। तो वात व्याधि के जो भी संदर्भ ग्रंथ हैं आप लोग देख सकते हैं फोटो में, वही जो हैं वो अर्दित के भी हैं। उन्हीं आचार्यों ने वात व्याधि के अंतर्गत वर्णन किया है। तो जो वात व्याधि के संदर्भ हैं वहीं पे अर्दित रोग का भी उल्लेख मिल जाएगा। अब अगर कारणों की बात की जाए तो कारणों में देखा जाए तो जो वात व्याधि के जो निदान हैं वो तो हैं ही, साथ ही साथ इसके साथ ही साथ आचार्यों ने अर्दित रोग में जैसे गर्भिणी, प्रसूता स्त्री, बालक, वृद्ध एवं क्षीण पुरुषों में अत्यधिक रक्त क्षय होने के कारण इसकी उत्पत्ति मानी है। साथ ही साथ अत्यधिक उच्च स्वर में भाषण करने से भी अर्दित रोग उत्पन्न हो सकता है।
अत्यंत कठिन पदार्थों का, जो हार्ड सब्सटेंस है उनका भक्षण खाने से, जो हार्ड फूड है, ठीक है, जैसे अखरोट आदि, ठीक है, इनका भक्षण करने से भी, इनको फोड़ने से भी दांतों के द्वारा अर्जित रोग उत्पन्न हो सकता है। अत्यधिक हंसने के कारण भी, बार बार जम्हाई लेने के कारण भी, अत्यधिक भार उठाने के कारण भी ये रोग उत्पन्न हो सकता है। विषम स्थान पर शयन करना, मतलब ऊंची नीची भूमि पर शयन कर रहे हैं, ऐसे स्थान पर शयन करने से भी अर्जित रोग उत्पन्न हो सकता है। मुंह को टेढ़ा करके छींकने के कारण भी अर्जित रोग उत्पन्न हो सकता है। और वात कारक आहार विहार का सेवन, ठीक है, जिसको वात व्याधि के अंतर्गत बताया गया है, उसके सेवन से भी अर्जित रोग जो है ये उत्पन्न हो सकता है। तो ये हो गया निदानों का सेवन, ये कारण है। अब किस प्रकार से उत्पन्न होता है इसके बारे में संप्राप्ति के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो संप्राप्ति की अगर बात की जाए तो जो भी हम लोग कारण का सेवन कर किया गया है उससे वात दोष जो होता है वो प्रकुपित हो जाता है। और यह प्रकुपित वात जो है ये शिर, नासिका, ओष्ठ, हनु, ललाट और नेत्र की संधियों में अवस्थित होकर उन्हें टेढ़ा कर देता है, ठीक है, तथा मुखार्ध में वेदना की उत्पत्ति भी होती है और इसे ही अर्जित रोग कहते हैं और इसी से अर्जित रोग उत्पन्न होता है। मतलब कि निदानों का सेवन किया, जो कारण हमने डिस्कस किया उसका सेवन किया, उससे वात दोष जो होता है वो प्रकुपित होता है, जिससे शिर, नासिका, ओष्ठ, हनु, ललाट और नेत्र की संधियों में अवस्थित होकर उन्हें टेढ़ा कर देता है, वहाँ पे अवस्थित होता है और उनको टेढ़ा कर देता है, तथा मुखार्ध में वेदना की भी उत्पत्ति करता है, ठीक है। इसके बारे में इजीली आपको संप्राप्ति चक्र में समझ में आएगा। निदानों का सेवन किया गया जिसके कारण से वात दोष प्रकुपित हुआ, सिर, नासा, हनु, ललाट, नेत्र की संधियों में प्रकुपित वात दोष की व्याप्ति हुई और उससे वहाँ पे दुष्टि करके अर्जित रोग को उसने उत्पन्न किया, ठीक से हो गया संप्राप्ति चक्र। अगर संप्राप्ति घटक की बात की जाए, आयुर्वेदिक संहिता ग्रंथों में अर्जित रोग के अलग से संप्राप्ति घटक का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन अगर डीप स्टडी की जाए तो यह स्पष्ट होता है कि अर्जित रोग की उत्पत्ति जो है उसमें ये जो घटक हैं ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे दोष की बात की जाए तो वात प्रधान त्रिदोष के कारण, दुष्य की बात की जाए तो रस, रक्त, मांस और शिरा, अधिष्ठान की बात की जाए तो मुखार्ध मतलब मुख का आधा भाग, स्रोतस की बात की जाए तो रसवा स्रोतस, रक्तवा स्रोतस, मांसवा स्रोतस और प्राणवा स्रोतस। स्रोतो दृष्टि के प्रकार की बात की जाए तो संग या शिरा ग्रंथि, ठीक है। अस्थि स्थिति की बात की जाए, अगर अग्नि की स्थिति की बात की जाए तो इसमें विषम अग्नि होती है। व्याधि के स्वभाव की बात की जाए तो व्याधि अगर नवीन है तो मृदु होगी और जीर्ण है तो दारुण हो जाएगी। साध्यता असाध्यता की बात की जाए तो नवीन व्याधि साध्य होती है, जीर्ण व्याधि याप या असाध्य होती है। अब अगर इसके पूर्व रूप की बात की जाए, ठीक है, कि इसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो रोमहर्ष मतलब हॉरिपिलेशन, बेपथु जिसे कंपन या ट्रेमर्स कहते हैं वो उत्पन्न होते हैं। अविलल नेत्रता मतलब लैक्रामेशन ऑफ आई और फुलनेस ऑफ आई विद टीयर देखने को मिलता है। वायु का ऊर्ध्ववेग, डकार का आना जिसे कहते हैं। त्वचा में शून्यता, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ स्किन एंड नम्बनेस, अर्जित का जो एरिया है वहाँ पे सेंसेशन और नम्बनेस दिखाई पड़ेगी। टिंगलिंग सेंसेशन मतलब तोद दिखाई पड़ेगा। मन्या स्तंभ, नेक रिजिडिटी हो सकती है, या फिर हनुस्तंभ मतलब लॉकजा भी हो सकता है। अगर इसके भेद की बात की जाए कितने प्रकार का होता है, तो आयुर्वेद में के जो आचार्य हैं उन्होंने 3 प्रकार से इसका वर्णन किया है, वातज अर्जित, पित्तज अर्जित और कफज अर्जित। उन्होंने इस 3 मुख्य भेदों का वर्णन किया है। अगर अब लक्षणों की बात की जाए तो जो सामान्य लक्षण देखने को मिलेंगे वो जैसे मुख का एक तरफ टेढ़ा हो जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस जिसे कहते हैं। नेत्र, ललाट, ओष्ठ, जीवा का एक तरफ वक्र हो जाती है, मतलब ड्रॉपिंग ऑफ मसल्स ऑफ आई, फोरहेड, लिप, टंग एंड अफेक्टेड साइड, जिस तरफ अफेक्टेड होगा उस तरफ इन सबकी ड्रूपिंग देखने को मिलेगी। शिरकंप मतलब ट्रेमर ऑफ हेड या फिर इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ हेड देखने को मिल सकता है। वाक संग मतलब एफनिया। नेत्र स्तब्धता, ठीक है, मतलब इमोबिलाइजेशन ऑफ आई देखने को मिलेगी। दंत चाल, फ्रिक्शन ऑफ टीथ देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही साथ स्वर भ्रंश, होर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलेगा। श्रुति हानि, डीफनेस देखने को मिल सकती है। छवग्रा मतलब छींक का रुक जाना या डिफ़िकल्टी इन स्नीजिंग भी हो सकती है। गंध का ज्ञान नहीं होना मतलब एनोस्मिया देखने को होता है। स्मृति मोह, डिक्रीज मेमोरी देखने को मिल सकती है, या फिर निद्रा में भय लगना और
मुख के प्रभावित भाग के से निष्ठिव अन्न जल का गिरना, जो मुख का प्रभावित भाग है उस एरिया से सलाइवा आदि गिरने के लक्षण मिल सकते हैं। गले के ऊर्ध्व अथवा आधे भाग में पीड़ा हो सकती। आचार्य वाग्भट की बात की जाए तो उन्होंने केचित मत से अर्जित रोग को एकायाम नाम भी बताया है। एकायाम, ठीक है, उन्होंने एकायाम भी बताया है। अब अगर भेदानुसार अर्जित रोग के लक्षणों को देखा जाए तो वातज अर्जित रोग में मुख से अत्यधिक लाला स्राव, एक्सेसिव सलाइवेशन देखने को मिल सकता है। व्यथा मतलब पेन हो सकता है, कंप ट्रेमर्स आ सकते हैं, हनुग्रह लॉकजा हो सकता है, या वाग्ग्रह मतलब डिफिकल्टी इन स्पीच, और ओष्ठ में शोथ एवं शूल, एडिमा इन लिप्स, या फिर लिप्स में पेन भी देखने को मिल सकता है। अब अगर बात की जाए साध्यता असाध्यता की, तो ऐसा व्यक्ति जो निरंतर अस्पष्ट बोलता हो, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसे 3 वर्ष या उससे पुराना अर्जित रोग हो, जिस रोगी में कंप के लक्षण हो, मतलब कि फेशियल पैरालिसिस विथ ट्रेमर्स, ठीक है, जिस रोगी के नेत्र नासा मुख से निरंतर स्त्राव होता हो, सिक्रेशन फ्रॉम आइज नोज एंड सलाइवेशन अगर हो रहा हो, या फिर अत्यंत क्षीण रोगी वेरी वीक पेशेंट हो, या जिसके नेत्र न खुल सके और ना ही बंद हो सकते हो, ठीक है, इमोबिलाइजेशन ऑफ आई हो जिसका। सो इन लक्षणों से अतिरिक्त अगर और कोई भी लक्षण रोगी में पाया जाता है तो वह अर्जित साध्य होता है। और इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो यह या तो कृच्छ साध्य के अंतर्गत आ जाते हैं या फिर इन्हें असाध्य बताया गया है। अब अगर चिकित्सा सिद्धांत की बात की जाए तो चिकित्सा सिद्धांत के अंतर्गत आचार्य चरक ने अर्जित रोग के निम्नलिखित बताए हैं। जैसे क्या क्या बताया है, नस्य बताया है उन्होंने, इसके बाद संतर्पण आहार का सेवन बताया उन्होंने, अनुप जीवों के मांस का उपनाह बताया है, इसके साथ ही साथ मूर्धा पर तैलाभ्यंग बताया है, इसके बाद नाड़ी स्वेदन के बारे में बताया है। आचार्य वाग्भट की बात की जाए तो उन्होंने कर्ण एवं नेत्र का तर्पण, शोफ होने पर वमन, दाह एवं लानिवा होने पर शिरावेदन बताया है। आचार्य सुश्रुत जी की बात की जाए तो उन्होंने अर्जित रोग की चिकित्सा हेतु शिरोवस्ती का प्रयोग तथा संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था जो है वो वात व्याधि के अनुसार करने को बताया है। और वात व्याधि की चिकित्सा किस प्रकार की जाती है इसके बारे में मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद अगर चिकित्सा की बात की जाए, शोधन चिकित्सा की बात की जाए तो शोधन चिकित्सा में बाह्य अभ्यंग एवं नाड़ी स्वेदन, शोफावस्था में वमन, विरेचन कर्म कर सकते हैं, इसी के साथ साथ रक्तमोक्षण भी कर सकते हैं। अब अगर आदर्श चिकित्सा पत्र मतलब कि समन चिकित्सा में बात की जाए तो अगर चिकित्सा पत्र बनाना हो तो कौन कौन से योगों का प्रयोग कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है। जैसे वातारी गुग्गुल को 500 mg कोष्ण जल के साथ दिन में 2 बार ले सकते हैं, योगराज गुग्गुलू और को 500 mg और स्वर्ण समीर पन्नग रस को 125 mg, रसराज रस को 125 mg मधु के साथ दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसी के बाद भोजन के बाद अगर बात की जाए तो दशमूला रिष्ट और बलारिष्ट को 20-20 ml संभाग जल के साथ दिन में 2 बार ले सकते हैं। एरंड पाक को 20 ग्राम दूध के साथ दिन में 2 बार ले सकते हैं। हरितकी चूर्ण को रात्रि में 3 ग्राम कोष्ण जल के साथ दिन में 1 बार ले सकते हैं। इसी के साथ ही साथ वात व्याधि के हिसाब से पथ्य और अपथ्य का पालन करना चाहिए। और ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने अर्जित रोग के बारे में जाना कि जो फेशियल पैरालिसिस है इसका आयुर्वेद में किस प्रकार से वर्णन किया गया है, ये किस तरह से उत्पन्न होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है और इसकी चिकित्सा क्या है। ठीक है, और वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।